Hello students, myself Sachin Tiwari, your chemistry teacher. The structure of atom, second chapter of 11th standard में हमने 13 वीडियोस आपको अवेलेबल कराई है और लास्ट वीडियो और लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था शेप ऑफ द डिफरेंट सबसेल और हम उसमें एस सबसेल, स्फेरिकल, पी सबसेल, डम्बेल इनकी डिटेल स्ट्रक्चर करने के बाद नोडल प्लेन, इनमें रेडियल नोड, एंगुलर नोड एक्सेट्रा काफ़ी बातें की थी। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ डी सबसेल और डी ऑर्बिटल्स। जब हम उसको सीखेंगे तो फिर हम एंटर करेंगे पाउलीज लॉ ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, हमें क्या सिखाता है, हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें क्या सिखाता है, और फिर एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग लॉ जिसमें आप बाउ प्रिंसिपल है, n+l लॉ है, कैसे कंपाइलेशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलिंग किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट अबाउट द शेप ऑफ डी सबसेल। तो आपको बच्चों सबको आइडिया है कि डी सबसेल का शेप डबल डम्बेल होता है, पी सबसेल का शेप आपने देखा डम्बेल होता है, जिसमें दो लोब को मिलाने वाला जो पॉइंट है वो नोडल प्लेन कहलाता है। वो आपने देखा कि नोडल प्लेन की बात करें तो मैंने आपको ये बताया कि जब एक डम्बेल बनाते हैं तो इस डम्बेल में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, जहाँ दो लोब मिल रहे होते हैं, वो एक प्लेन तैयार होता है और उस प्लेन को हम कहते हैं कि ये नोडल प्लेन। अब हमें दो डम्बेल बनाने हैं तो ये बहुत सरल काम है कि आप दो डम्बेल बना लो। इम्पोर्टेंट ये है कि जो डी सबसेल है और उसके डी ऑर्बिटल्स हैं, तो आपको पहला जनरल नॉलेज मालूम है कि देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल विच आर नोन एज 5 डीजेनरेट और 5 फोल्ड एक्सिस। ये आपको आइडिया है। उनके नाम dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। अब इन ऑर्बिटल्स को स्टडी कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट हो, आईटी हो, इनमें क्वेश्चन हमेशा डी सबसेल से ही क्वेश्चन बनते हैं और डी ऑर्बिटल के लिए ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बोले कि यार हम ऐसा करते हैं कि हम पहला ऑर्बिटल लें और वो है dxy और हम dxy को बनाना चाहते हैं बच्चों, तो इसमें क्या दिमाग लगाएं, क्योंकि दो डम्बेल है तो क्लियर है। तो आपको ध्यान देना होगा कि dxy बनाने के लिए तो मैंने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट xyz कोऑर्डिनेट नहीं लिए है, मैंने सिंपल xyz ले लिया। तो dxy का मतलब आप समझिए कि x और y मेंशन है, dxy, तो इसका मतलब हुआ कि वन डम्बल इज बिटवीन द x एंड y। जो लेटर लिखा है x और y उसका मतलब है कि वन डम्बल इज बिटवीन द x एंड y एंड द सेकेंड डम्बल क्या नहीं लिखा है dxy में, z। तो सेकेंड नंबर इज ऑन द z एक्सिस। बस यही चीज आपको दिमाग में रखना है कि dxy ऑर्बिटल का मतलब है कि वन डम्बल इज बिटवीन द xy एक्सिस एंड द सेकेंड वन इज ऑन द z एक्सिस। तो dxy का मतलब हुआ एक डम्बल x और y के बीच में और एक डम्बल z के ऊपर मैं बना दूंगा। अब इसी से अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि बोले यार कि dxy में जो एक डम्बेल होता है वो कितने डिग्री एंगल पे होगा बच्चों, तो बोलोगे यार 90 का आधा यानी 45 डिग्री पे होगा। अब कोई आपसे बोले कि बच्चों dyz बनाओ, तो आप क्या बोलोगे यार ये yz लिखा है, इसका मतलब वन डम्बल इज बिटवीन द y एंड z जो लिखा है, तो एक डम्बल yz के बीच में एंड द सेकेंड डम्बल, इसमें क्या मेंशन नहीं है, x मेंशन नहीं है, द सेकेंड डम्बल इज ऑन द x एक्सिस। बस तो आप यही चीज कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ना बना के आप इसको कर लो कि ये भाई क्या मान लें कि कुछ भी आप एज्यूम कर लो कि ये yz है तो इसको y, इसको z, इसको x, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, और एक डम्बल yz के बीच में और एक डम्बल x के ऊपर। अब इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि x y y z z x को बनाना है बच्चों, तो क्या करोगे, आप बोलोगे कि वन डम्बल इज बिटवीन द z एंड x एंड द सेकेंड डम्बल इज ऑन द y। क्लियर? तो इसको मैं z x y मानूं तो एक डम्बल z और x के बीच में सबका एक जैसा शेप आएगा, है ना, और दूसरा y के ऊपर आएगा। ये तीनों डम्बल, ये तीनों ऑर्बिटल देखने के बाद आपको एक सिमिलरिटी समझ में आती है कि हाँ यार ये तीनों में एक जैसा है। बस अंतर ये है कि एक्स वाई बोला अगर तो आप समझ जाओगे कि एक डम्बल एक्स वाई के बीच में और दूसरा z के ऊपर है।
अगर डी जेड एक्स बोलता हूँ तो एक डंबल जेड और एक्स के बीच में है, दूसरा वाई के ऊपर है। अगर मैं बोलता हूँ डी वाई जेड तो आप समझ जाते हो कि एक वाई जेड के बीच में है यानी 45 डिग्री पे है और एक एक्स के ऊपर है। ये तीनों में होता क्या है बच्चों कि जब हम शेप बनाते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स है ये तीनों ऑर्बिटल्स को एक कॉमन नाम दिया है, वो है जीरेड। तो दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज जीरेड ऑर्बिटल, वेयर द जीरेड मीन्स कि जब ऑर्बिटल्स बन रहे होते हैं और ऑर्बिटल्स में डायगोनल लाइन खींचने पर, जैसे ये डायगोनल लाइन खींचा, डायगोनल लाइन खींचने पर लोब का सेम साइन मिल रहा हो, सेम चिन्ह मिल रहा हो, यानी प्लस से प्लस माइनस से माइनस, तो डायगोनल में अगर सेम साइन आ रहा है तो ये जीरेड कहलाते हैं, जीरेड ऑर्बिटल। इसलिए अब आपको ध्यान देना होगा कि दीज थ्री ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आर कलेक्टिवली नोन एज जीरेड। याद रहेगा आपको? ठीक है। इसी में एक फोर्थ ऑर्बिटल को भी मैं इंक्लूड कर लूं अगर, और मैं बोलूं फोर्थ ऑर्बिटल कौन सा ले लेता हूं मैं? फोर्थ ऑर्बिटल ले लेता हूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर मैं फोर्थ ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेके चलता हूं तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है? अब आप बोलोगे कि इस ऑर्बिटल में होगा क्या कि एक डंबल x के ऊपर होगा ऑन द x एंड द सेकेंड डंबल इज ऑन द y। बस इतना छोटा सा काम कि वन डंबल इज ऑन द x एंड द सेकेंड डंबल इज ऑन द y। बस, तो दोनों डंबल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इसमें z मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो बस अब आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बना लें, एक को x मान लें, एक को y मान लें। बोले वन डंबल इज ऑन द x एंड द सेकेंड डंबल इज ऑन द y। तो ये जो शेप तैयार हो गया ये कहलाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो हमने अभी चार ऑर्बिटल पढ़े उसमें से पहले जो तीन है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों को हमने नाम दिया जीरेड ऑर्बिटल, लेकिन इसको हम जीरेड ऑर्बिटल नहीं बोलते। कारण वही कि इसमें जब लोब मिलेंगे तो डायगोनल में सेम साइन नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट थ्री को जीरेड कहते हैं और ये जो चार हमने पढ़ लिए एक साथ, फर्स्ट थ्री डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड फोर्थ वन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका जो शेप होता है वो क्लोव लॉन्ग के जैसा होता है, इसलिए इनको चारों को एक साथ क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं बच्चों। ये आपको क्लियर रखना होगा कि जीरेड ऑर्बिटल कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। क्लोवर लीफ मॉडल कौन से हैं? बोले वो तीन तो हैं, प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को और ऐड कर लूंगा तो ये मिला के हो जाएगा क्या? क्लोवर लीफ मॉडल। तो क्लोवर लीफ मॉडल में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? बोले डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये चार ऑर्बिटल आप एक साथ पढ़ते हो। इन चार में फर्स्ट थ्री जो है वो जीरेड ऑर्बिटल है, बट द फोर्थ वन जो है वो जीरेड नहीं है, लेकिन इन चारों को कलेक्टिवली जो शेप बनता है वो क्लोवर लीफ के जैसा बनता है। लॉन्ग में आपने देखा होगा ऊपर जो सूखी हुई पत्तियां लगी होती हैं जिसको आप रस्ट्रा फेंक देते हो, वो है क्लोव। तो उसके कारण से क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ते हैं। क्लियर? अब बच गया हमारा बच्चों पांचवा ऑर्बिटल। अब वो पांचवा ऑर्बिटल कुछ विशेष तो है उसमें, तो उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं तो पहले उसको समझो आप कि फिफ्थ ऑर्बिटल इज डी जेड स्क्वायर। इसका मीनिंग होता है कि वन डंबल इज ऑन द जेड एक्सिस, एक तो जेड के ऊपर, बट द सेकेंड डंबल इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया। यार ये कहना चाहिए ये जेड एक्सिस है तो एक तो जेड के ऊपर और दूसरा जेड के परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ इसको मैं जेड मानूं, एक्स वाई मेंशन नहीं करूं, तो आप बोलोगे ये एक डंबल जेड के ऊपर ऑन द जेड एक्सिस और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है नहीं, इसका मतलब एक लोब आपकी तरफ है और एक लोब बोर्ड में पीछे की तरफ है। अब जो लोब आपकी तरफ है उसकी जो फोटोग्राफी होगी 2D में,
तो स्वाभाविक बात है वो जो एक लोब है उसकी एक रिंग दिखेगी आपको, लोब की एक रिंग दिखेगी। पूरा लोब तो आएगा नहीं क्योंकि आप 3D स्ट्रक्चर बना नहीं रहे, तो वो जो लोब आपकी तरफ है और जो पीछे है उसको क्या करते हैं, एक इसको रिंग बना देते हैं और बोल देते हैं कि ये जो शेप आपको दिख रहा है ये dz²। क्लियर? तो आपको पहले तो ये क्लियर हो कि dz² का मतलब क्या होता है। तो वन डंबल इज ऑन द z एक्सिस एंड द सेकंड डंबल इज परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस। क्लियर है? अब ये जो बनती है इसको क्या बोलते हैं? बोले इसको रिंग बोलते हैं, स्वाभाविक है। इसको टायर बोलते हैं, इसको टॉरस भी बोलते हैं, अपना अपना है, अलग अलग बुक्स में कुछ भी लिख दिया है। इसको आप एक नया शब्द है DOUGHNUT, डनट भी कह सकते हैं। इसको आप बेली हैंड भी कह सकते हैं, इसको आप बेबी शूटर भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं बच्चों। तो जनरली हम स्कूल लेवल में या बात करें तो रिंग और डनट शब्द यूज होता है, और दिस मॉडल ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज डनट मॉडल। तो डनट मॉडल में केवल और केवल एक ऑर्बिटल है, वो है dz²। dz² डनट मॉडल है, अलग कर दीजिए। dxy, dyz, dzx जीरेड मॉडल है, अलग कर दीजिए। और d जो जीरेड अब प्लस dx² y² 4 मिला दीजिए तो क्लोवर लीफ है। देयर आर 3 मॉडल्स in the structure of the d orbitals. The first one is Giroud model, Giroud orbital. Giroud orbital में आते हैं dxy, dyz, dzx. Second one is Cloverleaf model. Cloverleaf model में 4 ऑर्बिटल आते हैं dxy, dyz, dzx, gx², y². And the fifth one is Donut model, और Donut model में सिर्फ और सिर्फ आता है dz²। क्लियर बच्चों? याद रहेगा आपको। अब आप ये ध्यान रखिए कि डी सब सेल के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल यानी 5 हैं, और इन पांचों में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अलग अलग आपको मॉडल देखते हैं, जबकि ऐसा एस और पी में नहीं है। तो आपको इसको स्वाभाविक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफ सब सेल आपके सिलेबस में नहीं है उसका सेल। डी में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एस और पी में नोट वगैरह है पूछे जाने लायक, तो आप उसको तो ध्यान रखो, इसमें अलग अलग मॉडल याद रखो। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है एफ सबसेल का शेप। तो वैसे तो हायर स्टडीज में एफ सबसेल का शेप बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना गया है, पढ़ने में अच्छा लगता है, बट नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th एज वेल एज नीट एंड जेईई। तो जब है नहीं तो क्यों सिर पटकना, क्योंकि है तो बहुत कुछ पढ़ने को। तो जो है उस पर आप कंसंट्रेट करिए, और आप बस दिमाग में रखिए कि एफ सबसेल का शेप कॉम्प्लिकेटेड है और अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, अपने लिए थोड़ा सा हेडेक कम हो गया। क्लियर बच्चों? तो ये है शेप ऑफ सब सेल्स और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो हमने डिटेल स्टडी की। अब इनका सबका शेप सीख लेने के बाद और चित्र बना लेने के बाद अब हमारे को काम ये करना है कि अब उनको सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये सबसे कठिन काम है और ये सबसे सरल काम भी है। कठिन उन बच्चों के लिए है जिनको क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन सब का ज्ञान नहीं है, उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होने वाला है। इसलिए जिनको इन क्वांटम नंबर्स का ज्ञान नहीं है वो प्रीवियस वीडियो क्वांटम नंबर्स को स्टडी करो और उसको सीखो, तब आपको ये आगे की बात समझ में आएगी। और जो लोग परफेक्ट हैं वो आगे रेस में आगे बढ़ेंगे और उनको सब समझ में भी आएगा। तो कोशिश करिए आप क्वांटम नंबर में परफेक्शन लाइए और फिर आगे बढ़िए और सब कुछ आपको सरल लगेगा। तो सबसे पहले जब हम कॉन्फ़िगरेशन सीखना चाहते हैं तो उसके पहले हमको 2 नियम सीखने पड़ते हैं बच्चों, लेकिन वो नियम और रूल आप ऑलरेडी जानते हो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आप उसकी जो इमेजिनरी है, आप उसका जो कंसेप्ट है वो जानते हो, हाँ उसकी स्टेटमेंट क्या है वो आप सीखने वाले हो। तो उन नियम में पहला नियम है
पाउलीज लॉ ऑफ एक्सक्लूजन। सुनने में बड़ा भयानक लग रहा है, बहुत बड़ा नाम है, पाउलीज लॉ ऑफ एक्सक्लूजन। ये रूल हमको क्या बताता है वो हम सीखते हैं। चलिए हटाइए, ये रूल क्या सिखाता है, पहले आप मेरे को ये बता दीजिए कि एक ऑर्बिटल, एक सबसेल है, कोई भी एक सबसेल ले लो आप, पी सबसेल, उस पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है। लेट मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, इसमें 2 है। अब आप ये बताओ जिनको क्वांटम नंबर क्लियर है, तो इसमें 4 क्वांटम नंबर है, n, l, m और s। अच्छा मुझे ये बता दो कि इसमें से इन दोनों इलेक्ट्रॉन की कौन सी क्वांटम नंबर डिफरेंट होगी, कभी सेम नहीं हो सकती। बोले अरे यार ये तो बहुत इजी है, एक का हेड ऊपर है, एक का हेड नीचे है, स्पिन क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। अच्छा तो क्या प्रिंसिपल सेम होगी? बोले हाँ, अगर मान लो ये 3p सबसेल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 है, तो क्या एजीमुथल सेम होगी? बोले हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए p सबसेल है, इसलिए l एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, p सबसेल के लिए दोनों के लिए 1 होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 और +1 अलग अलग p सबसेल के लिए, तो इन दोनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो रही है, तो इसका मतलब 4th स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा अलग होती है। बस यही पाउलीज लॉ है, तो ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो पाउलीज लॉ क्या सिखाता है आपको? तो आपको बताता ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे होते हो और एक और सबसेल के किसी एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर का सेट कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता। For the 2 electrons present in an orbital of any subcell, the set of 4 quantum numbers cannot be identical or same at all. किसी भी सबसेल के एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर का सेट कभी भी सेम नहीं हो सकता। बस ये सेंटेंस है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो आप बोलोगे क्या कि बहुत सरल बताते हैं, ये कहते हैं कि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी सकती हैं, लेकिन चौथा 4th क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमेशा हमेशा अलग होगी। तो आपको ये बहुत सरल लगेगा। अब आप इसको जब स्कूल में लिखने के पर्पज से यूज करोगे तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशनरी इस चीज को ऐसे बताओगे कि सबसे पहले आप तो इसे पूछा जाए कि पाउलीज लॉ बताओ भाई, तो आप बोलोगे कि पाउली लॉ आपको क्या बताता है, तो आप बोलोगे the 2 electrons present in a orbital of any subcell cannot have the identical set of 4 quantum numbers. Clear? The 2 electrons present in an orbital of a subcell cannot have the identical set of 4 quantum numbers. ये स्टेटमेंट। फिर आप एग्जांपल ले लेना, कॉन्फ़िगरेशन अभी आपसे बनेगा आगे, समझा देना कि लेट मान लो मैंने सोडियम 11 लिया, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 11 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको अभी सीखना है, लेकिन जब आपको लिखने को आएगा तब तक तो आप सीख चुके होंगे। तो मैंने 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिख दिए। आप बोल दो टीचर को कि मैं इस सबसेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2p सबसेल। 2p सबसेल के 3 ऑर्बिटल है, 2px 2pz 2py। अब मैं x y z नहीं लिख रहा हूँ, बीच में z लिख रहा हूँ। क्यों? मैंने सिखाया है, अब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता करना चाहता हूँ, इसलिए मैं x y z नहीं, x बीच में, जहाँ पे 0 आएगा वो z लूंगा। अब बाकी रनिंग में तो अपन x y z लिखते ही। मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। आप टीचर को बोल दो कि मैं इन 2pz सबसेल ले रहा हूँ और 2pz सबसेल में a और b 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, और a और b इलेक्ट्रॉन की मैं चारों क्वांटम नंबर लिखूंगा n l m और s। और मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चों आप बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन का n कितना है? बोले 2 है। p सबसेल है तो l कितना है? 1 है। दोनों इलेक्ट्रॉन -1 0 +1, तो बीच में है, z में है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है? 0। स्पिन क्वांटम नंबर एक अपवर्ड है, +1/2, एक डाउनवर्ड है, तो -1/2। टीचर को बोलोगे देखो
ये सेम, ये सेम, ये सेम, बट ये डिफरेंट। यानी किसी भी कंडीशन में एक सब सेल के दो ऑर्बिटल के, एक सब सेल के किसी एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर का सेट आइडेंटिकल नहीं हो सकता। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल होंगी, बट द फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑलवेज डिफरेंट। यही है पाउलीज लॉ ऑफ एक्सक्लूजन। इसमें कुछ आपने बहुत बड़ा नहीं सीख लिया कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज सीखने को मिली, लेकिन इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है बच्चों, कि आपको ये आइडिया है, क्योंकि आप क्वांटम नंबर सीख चुके हो, इसलिए आपको ये ईजी लगेगा। लेकिन अगर क्वांटम नंबर को ब्लैंक हो तो उसके लिए, किसी भी बच्चे के लिए बहुत कठिन रूल होगा। तो कोशिश करिए क्वांटम नंबर पे परफेक्शन लाइए, और क्वांटम नंबर अगर बनता है तो दिस लॉ इज वेरी 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 इजी फॉर यू। अब जब आप पाउलीज लॉ सीख चुके हैं तो आप एक नए नियम की चर्चा करते हैं, और उस नए नियम को पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। उस नियम को हम कहते हैं हर्ट्ज लॉ। ये हर्ट्ज लॉ जो है ये ऑलरेडी आपको बनता है। ये देखिए अभी अभी आपने ये किया है। अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन भरे हैं 2 2 4, तो ये आपने देखो कैसे भरा, ये 5, फिर ये 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यानी इलेक्ट्रॉन एक एक करके एक एक ऑर्बिटल में दिया, फिर उसकी पेयरिंग की है। बस यही हर्ट्ज लॉ है। देखिए इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इसको कैसे सीखा जाएगा, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो हर्ट्ज लॉ को क्या बताता है ये हम देखना चाहेंगे अब। तो अब ये हर्ट्ज लॉ में ऐसा क्या कंसेप्ट है वो आप ध्यान देने की जरूरत है। तो आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब भरे जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि यार ये पी सब सेल है और इसमें मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आपने भर दिया। फिर मैंने कहा 2 भरने हैं, तो आपने ये भर दिया। तो ये तरीका गलत हो गया। एक बच्चे ने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं भरूंगा, ऐसे भरूंगा, बोले यार ये तो सही हो गया। तीसरा भरना है, आपने ऐसे भर दिया तो गलत हो गया, आपने ऐसे भर दिया तो भी गलत हो गया, लेकिन आपने ऐसे भर दिया तो सही हो गया। ये ह्यूमन नेचर में है, आपकी प्रैक्टिस में है। आप एक एक करके सबको भर देंगे तो सबका हेड ऊपर की ओर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसमें हो क्या रहा है, जब इलेक्ट्रॉन आप ऐसे सबसेल में भर रहे हो जिसमें ऑर्बिटल्स 2 या 2 से ज़्यादा है, यानी पी, डी और एफ, एस में नहीं, तो जब इन सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, यानी ये आपस में क्या है, सेम स्पिन और क्या है, पैरेलल, एक जैसे। यानी यही हर्ट्ज लॉ है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल, यानी एक सबसेल के बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो, तब इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल, देन दीज आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट a maximum number of unpaired electron of same spin or parallel spin are obtained। यानी जब एक सब सेल के बहुत सारे ऑर्बिटल्स हों, उसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हों, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे व्यवस्थित करना है कि मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिले और सेम स्पिन या पैरेलल स्पिन वाले मिले। जब सब सेल के ऑर्बिटल्स का कोटा पूरा हो जाएगा, यानी अगर 3 है तो तीनों में आ गए, अब मैं 4th जब भरूंगा तो इसकी पेयरिंग होगी, 5th 6th तो पेयरिंग होगी। यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आफ्टर हर्ट्ज लॉ। यानी बहुत सरल है, आप शब्दों में सिखाओगे क्या कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबसेल, then these are arranged in such a way that the maximum number of unpaired electron of same spin or parallel spin are obtained। ये है नियम, ये आपको ध्यान देना है। यानी आपको इस पे बातें क्लियर हो गई कि अगर मैं बोलूं कि यार पी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैंने ऐसे कर दिया तो दिस वन इज रॉन्ग। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और मैंने ऐसे कर दिया तो भी आप जान जाओगे गलत है ना। अगर मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैं ऐसे भर दूं, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे ये भी गलत है। और अगर मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन डाल दूं 1 2 3, तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो सही है।
सिमिलरली डी के 5 ऑर्बिटल्स में भी यही नियम रहेगा। यानी एक एक करके सीधे आप सरल शब्दों में समझो कि जब कोई सबसेल हो और उसमें कई ऑर्बिटल्स हो तो इलेक्ट्रॉन भरते समय ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है कि सबको एक 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 मिल जाए, और फिर उसके बाद जब उसका पूरे सबका कोटा पूरा हो जाए तो उसकी पेयरिंग शुरू कर दो। ये तो प्रैक्टिस बेस्ड है, जब हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा और बहुत इजीली आपसे ये बनेगा। बस ये है कि हंट्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इतना बड़ा शब्द सुन के आप घबराए नहीं कि बहुत बड़ा रूल पढ़ने वाले हो, बहुत सरल रूल है। क्लियर है? अब इस रूल की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस क्या है उसको सीखने के लिए थोड़ा सा हमको एक और नियम सीखना होगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग लॉ है, और उसको सीख लेने के बाद फिर हम इसकी लिमिटेशंस की चर्चा करते हैं। तो एक रूल बनाया गया अबाउ प्रिंसिपल। आपको कुछ चीजें मालूम है, जैसे कि आपके पास सबसेल S, P, D और F है। S में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, P में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ये आपको लिमिट मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर? अब मुझे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है, जिसको मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलूँगा। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के लिए सबसे पहले अबाउ लॉ बनाओ। अबाउज लॉ नहीं, अबाउ, एपोस्ट्रोफी एस नहीं है इसमें, बिकॉज ही इज नॉट अ बंदा, ही इज नॉट अ पर्सन। ये कोई आदमी नहीं है, ये क्या है? एक वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है। जैसे हम कहते हैं लेयर्स का फॉर्मेशन, जैसे पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर किया तो बिल्डिंग तैयार हो गई। तो जर्मन में अबाउ का मतलब होता है टू बिल्डिंग अप, इस लेवल्स का फॉर्मेशन। तो अबाउ जर्मन वर्ड है जिसका कंपाइलेशन किया गया है और उसको आप हिंदी या अंग्रेजी में समझते हो। क्लियर? अबाउ लॉ क्या बताता है आपको? तो आप खुद समझिए कि आप जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पढ़ रहे होते हैं उससे पहले आपने सेल पढ़ा। आप बोलते हैं लोअर सेल, हायर एनर्जी सेल, हायर एंड हायर। यह तय बात है, अगर आपको किसी बिल्डिंग में ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लोअर फ्लोर में जाओगे, फिर फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में, यानी ये उसकी हाइट का लेवल है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के अलग अलग सेल के अलग अलग सब सेल का एनर्जी लेवल है। अब वो एनर्जी लेवल में आप इलेक्ट्रॉन अरेंज कर देते हो। लेकिन आपको ध्यान देना होता है कि आप जो पढ़ रहे हो ये नेचुरल एग्जिस्टिंग मटेरियल एलिमेंट्स, और ह्यूमन लॉ हर एक पे एप्लीकेबल 100% नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन आएंगे और वो एक्सेप्शन कहलाएंगे। वो छोटी छोटी एक्सेप्शन होंगे, यानी कंप्लीट गलत नहीं हो जाएगा, कहीं 19-20 फर्क पड़ेगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपके माइंड फ्रेम यही है कि अबाउ प्रिंसिपल का मतलब होता है एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। बस यही आपको अब साइंटिफिक वर्ड्स में बोलना है। तो अबाउ प्रिंसिपल की कंपाइलिंग ये है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सबसेल्स, अभी हम ऑर्बिटल ही बोलना है, डिफरेंट सबसेल्स, देन these electrons are filled in such a way that these electrons are filled in such a way that these are present in increasing order of energy। यानी अब आप इसको सही शब्दों में बोलोगे तो क्या कि ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबसेल these are arranged in increasing order of energy means that the subcell of lower energy is filled up first, and when its maximum quota is fulfilled, where the quota maximum quota means होता है S का 2, P का 6, D का 10 और F में 14 is fulfilled, then next higher energy subcell is filled up by the electron। बोले अच्छा ऐसा होता है। तो अबाउ प्रिंसिपल में आपको यही चीज क्लियर करनी है पहले, क्या कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द डिफरेंट सब सेल्स देन दीज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब सेल
and when the maximum quota of the subcell is fulfilled, then the next higher energy subcell is filled up by the electron. यानी सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले को भर डालो, जब वो भर जाए तो हायर वाली को, फिर और हायर, फिर और हायर, फिर ऐसे और इसी ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते चलो और आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन का एक भरने का एक क्रम होता है। और वो क्रम क्या होता है तो उसको सीखने के लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, पहले तो शब्दों में और फिर उसके बाद उसकी एक लेवल बनता है। वो लेवल रट नहीं पाएगा आदमी, रटने में मुश्किल होती है, समझते 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 वो याद हो जाएगा आपको कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे की जाती है और उसका एक ऑर्डर क्या होता है, वो आपको सीखना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इसको कैसे क्लियर करें तो बच्चों एक फ्लो शीट बनाते हैं कि हमको ये तो पता चल जाए कि किस सब सेल की एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है। जब ये पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए इलेक्ट्रॉन भरना बहुत सरल होगा। तो देखिए आप अगर n इज इक्वल टू फर्स्ट सेल में एज्यूम करके चलूँ, n इज इक्वल टू सेकेंड सेल, n इज इक्वल टू थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, n इज इक्वल टू सिक्स्थ सेल और n इज इक्वल टू सेवेंथ सेल, और मैं यहाँ पे लिखूं कि n इज इक्वल टू 1 तो 1s लिख दिया मैंने, n इज इक्वल टू 2 में 2s और 2p लिख दिया, 3 में 3s 3p और 3d लिख दिया, 4 में 4s 4p 4d 4f लिख दिया, 5 में 5s 5p 5d 5f लिख दिया, यहाँ 6s 6p लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर 7s और 7p लिख दिया। इस तरह से मैंने क्या किया कि रैंडमली बहुत सारे सब सेल लिख दिए हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर 6d भी कर लो क्योंकि आपको मालूम है 4 सीरीजेस हैं, d में 3d 4d 5d 6d, f में 4f 5f सीरीजेस हैं, p और s जो होते हैं वो 7 नंबर तक होते हैं। ऐसा कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है। तो इसमें क्रॉस डायग्राम बनाना है कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो जो सबसे ऊपर आएगा उसकी एनर्जी सबसे कम है। जैसे देखिए मैंने एक क्रॉस लाइन खींची, बोले ये 1s है, फिर मैंने एक और क्रॉस लाइन खींची कि ये मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो 1s, फिर इस पर 2s आया, फिर एक और लाइन खींची उसमें 2p और 3s आया, फिर एक और लाइन खींची उसमें 3p और 4s आ रहा है, फिर एक और लाइन खींच देता हूं मैं और उसमें 3d 4p और 5s आ रहा है, फिर एक और लाइन खींच लेता हूं तो 4d 5p और 6s आ रहा है, ठीक है बच्चों। फिर इसी तरह से अब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और मैं एक और लाइन खींच लूंगा और सिमिलरली फिर एक और लाइन। ऐसा करने से अब आप देख पा रहे हो कि मुझे ये क्लियर हो रहा है कि सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, है ना। तो एक आपको ऑर्डर मालूम हो रहा है कि फर्स्ट सेल जब मैं लूंगा, ये तो क्लियर है कि मुझे कि फर्स्ट सेल की एनर्जी सबसे कम है तो 1s सबसे कम, फिर सेकेंड सेल, तो सेकेंड सेल में पहले कौन आ गया 2s, तो 1s फिर 2s, फिर कौन 2p, 2p के बाद कौन 3s, 3s के बाद कौन 3p, 3p के बाद कौन, तो आप बोलोगे 4s, है ना, 3d फिर 4s, फिर यही ऑर्डर में आप पूरा एनर्जी का एक लिंक लेके चलोगे और पूरा का पूरा ऑर्डर आप बता पाओगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते समय हमें किस रूल को फॉलो करना है और किस हिसाब से आगे बढ़ना है, और आपको अपने आप एक ऑर्डर अचीव हो जाएगा पूरे ऑर्बिटल्स सब सेल को मिला देने के बाद। ये ऑर्डर स्पेशली n+l ला जो होता है उससे ज़्यादा क्लियर होता है क्योंकि इसमें आपको रट्टा मारना पड़ता है और आपको ये क्लियर करना पड़ता है कि किसका एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो आपको इसके लिए ज़रूरी होगा n+l ला, और n+l ला क्या है वो सीखने के लिए और हंट्स ला का और ज़्यादा ब्रॉड एप्लीकेशन करने के लिए आपको और डिटेल में इसको सीखना होगा। तो आज इसमें इतना ही, और हम अगले वीडियो में हम पूरा एक सीरीज लेंगे
1 घंटे का, और उसमें हम पूरा इलेक्ट्रॉन फीलिंग लॉ, जिसमें आप बाउ प्रिंसिपल को भी इंक्लूड करेंगे, हंट्स लॉ, N+N लॉ, और फिर कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग करेंगे, और हमको ये पता चलेगा कि हाँ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।